बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और लगता है कि हम क्लास में भी पहले डिस्कस किए थे बाबू, और एक दो बार क्लास में हम याद भी दिलाए थे। शैथिल्य पाश या शैथिल्य पाश बोलते हैं लूप को, तो शैथिल्य लूप। तो उस टॉपिक को हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही हल्का फुल्का थोड़ा बात कर लिया जाए उस टॉपिक पर। ऐसे ही कुछ दिनों से हमको बार बार वो क्वेश्चन, वो टॉपिक ख्याल आ रहा है बार बार, तो सोचे कि क्यों ना उसको डिस्कस कर लें उस टॉपिक को। अभी जो ऊपर में तुम ये 5 लाइन 6 लाइन देख रहे हो, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हम जैसे बताएंगे जो बात, बस उतना ही सुनो, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम सबसे पहले तो एक पिक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले एक पिक्चर बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं हम, है ना, क्योंकि अब टॉपिक शुरू होगा और अब हम बात करेंगे। और क्योंकि ये आखिरी मोमेंट में पढ़ाई की जा रही है इस टॉपिक की, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि तुम इसको रटो। हम चाह रहे हैं कि तुम इस टॉपिक को समझ लो, क्योंकि इसमें 3 4 हो गए। हमको ऐसा लग रहा था ना कि हम पढ़ाए हैं, जैसे निग्रहिता बात हुई थी। एक और टॉपिक हम बताएंगे आप लोग को, धारणशीलता एक टॉपिक होगी। खैर, तो उसी से हम लोग एक लूप जानेंगे कि लूप जो होता है ना, एक्चुअल में क्या है कि एक ही चीज़ रिपीट हो, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ग्राफ जो नीचे शो हो रहा है ना, हमको पहले ये समझना है ये एच किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकीय तीव्रता, यानी ये जो है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है चुंबकीय तीव्रता को, और ये एक सदिश राशि होती है ना। बी किसको बता रहा है, पढ़ चुके हैं हम लोग, बी किसको बताता है, क्षेत्र के लिए ना। फिर यहाँ देखते हैं, चुंबकीय तीव्रता एच के क्षेत्र में रखा जाए तो वह चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाएगा। ठीक है। जब चुंबकीय तीव्रता वेक्टर एच में परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ में नेट चुंबकीय क्षेत्र जो कि है वेक्टर बी, ये है चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर बी में परिवर्तन होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चुंबकीय शैथिल्य की। वो कह रहा है कि अगर किसी पदार्थ को इसके सापेक्ष उसके स्थान को बदलोगे, इसके मीन्स चुंबकीय तीव्रता के सापेक्ष, तो चुंबकीय क्षेत्र, और क्षेत्र क्या क्या बोल रहा है, नेट चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। अब ये बदलाव किस प्रकार का है, अगर हम उसको समझा पाते हैं, वो उस बदलाव को हम बता पाते हैं, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि वो, जब से हम मान लो कि ये चुंबकीय तीव्रता है ना, ये वाला चुंबकीय तीव्रता है, इस चुंबकीय तीव्रता के सापेक्ष हम पदार्थ को अलग अलग जगह पर इस ग्राफ में रखेंगे, ठीक है, और बी के मान में परिवर्तन आएगा। लेकिन हमको ये भी साबित करना है कि बी के मान में जो परिवर्तन हो, क्या वो एक लूप बनाता है, एक ऐसा चीज़ जो बार बार खुद को रिपीट करे, एक ऐसा पाथ, जिसे याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज को, वो भी एक लूप था, चकुटा जैसा बना हुआ था ना। तो कुछ वैसा निर्माण होता है क्या। अभी जो ऊपर का जो 5 लाइन है, ये 5 लाइन रटने का चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर का 5 लाइन को अगर तुम पढ़ोगे तो वो एक सिंपल सा बात रखा है कि चुंबकीय तीव्रता के में अगर किसी पदार्थ की स्थिति को अलग अलग रखा जाएगा तो वो नेट चुंबकीय क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा। अब वो प्रभाव कैसा पड़ेगा, या एच के बढ़ने के साथ बी का मान बढ़ता है तो क्या एच के घटने के साथ बी का मान घट जाएगा, यानी चुंबकीय तीव्रता के घटने के साथ बी का मान घट जाएगा। अगर घटेगा तो कितना घटेगा, क्या वो ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा फैक्ट हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे आराम आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये वाला बीच का, जिसको हम मूल बिंदु पढ़ते हैं, इसको हम ओ से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आरंभ में पदार्थ यहाँ पर है। ये बात हम जो अभी बोल रहे हैं ना, इसको फिर अपने लैंग्वेज में लिख भी लेना है, क्योंकि इसमें ना हमको पॉइंट वाइज बातें बतानी होती हैं, तभी तो हम साबित कर पाएंगे कि यह एक लूप था। शुरुआत में मेरा पदार्थ यहाँ पर है, ठीक है। अभी अगर पदार्थ मेरा यहाँ पर है तो इस क्षण यहाँ पर जब पदार्थ है मेरा, इस क्षण, इस समय जब पदार्थ मेरा ओ पर है, इसको तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हम बस सिर्फ टिपिकल बात बता रहे हैं, ठीक है। जब पदार्थ ओ पर है तो इस स्थिति में पदार्थ को हम कह सकते हैं कि वो फिलहाल डीमैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज्ड। डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब कि पदार्थ में कोई, उसको हम बोल दें अचुंबकीय है। क्यों अचुंबकीय सर आप इसको बोले, क्योंकि जब इसमें तीव्रता भी जीरो है तो चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो है, तो पदार्थ में कोई मैग्नेट का गुण नहीं है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस कर्व को बढ़ाएंगे, मतलब बी को नहीं बढ़ाने पे फोकस रहेंगे, हम चुंबकीय तीव्रता पे फोकस है ना। तो जैसे जैसे चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाते हैं तब देखो क्या होगा, ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है, दिखा, ये किस प्रकार से आगे बढ़ा, ये वाला लाइन है। अब इस लाइन को बाबू अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इस लाइन को अगर तुम पढ़ो, तो इस लाइन को, अब तो तुम लोग ग्राफ व्राफ समझते हो, है ना। इसको हम नाम दे रहे हैं, ये जो लाइन आगे गया, ये जो लाइन है ना, इसको ए कह देते हैं,
ठीक। ये जो O से A गया बाबू, ओ ए, ये जो ओ ए गया, इसको तुम क्या पढ़ोगे? हम ये कह सकते हैं कि H में वृद्धि के साथ, H में वृद्धि के साथ B में वृद्धि दिखा। क्या गलत बोल रहे हैं? एरो देखो ना, एरो इस दिशा में जा रहा है ना, हम इसको दूसरा कलर देते हैं। एरो जो गया है वो इस दिशा में गया है, एरो जो गया है वो इस दिशा में गया है ना? ये बात समझना होगा। चलो, तो एक बात तो अभी क्लियर हुआ कि जब पदार्थ मेरा O पॉइंट पे था तो इस समय चुंबकीय तीव्रता नहीं है, तो B का मान भी नहीं है। लेकिन जैसे हम उसको बढ़ाते हैं H की दिशा में, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, B का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन डिज़ाइन देख लो इसका, ये इस प्रकार से एक लूप जैसा बना है। मतलब अभी तो नहीं बना लूप, लेकिन हाँ, इसके कर्व को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि H के बढ़ने के साथ जैसा ये बढ़ रहा है, घटने पर ये वर्क करेगा। क्योंकि आगे सुनो, अब सुनिए ध्यान से। अब जैसे जैसे हम अब इसके मान को, H के मान को यहाँ से घटाएंगे, कहाँ से? A से। अभी हम A पर हैं, है ना? A को हम बोल सकते हैं कि ये जो स्थिति है ना, ये संतृप्त स्थिति है। संतृप्त स्थिति का मतलब है एक सैचुरेटेड पोजीशन है, जहाँ पर H और B का मान बढ़ा हुआ एक खास पॉइंट पर जाकर रुका है, ठीक है? लेकिन जब हम इसके मान को घटाएंगे ना, किसके मान को? H के मान को। ध्यान से समझना, जब हम H के मान को घटाए तो ये पीछे की ओर गया। लेकिन तुम एक बात नोटिस करोगे, क्या? कि जब हम H के मान को घटाए तो उसको इसी रास्ते में लौट जाना चाहिए था जिस रास्ते से वो बढ़ा था, ये वाला रास्ता, ये वाला। इस रास्ते में जब वो बढ़ रहा था तो उसको इसी रास्ते में लौटना था। लेकिन वो H के मान की, अपने पुराने रास्ते की पुनरावृत्ति नहीं करता। यानी जब H का मान, H कौन था? चुंबकीय तीव्रता। तो जब चुंबकीय तीव्रता का मान घटाया जाता है तब B का मान बढ़ा या घटा? देखिए B का मान यहाँ पर A में है, अभी ये घट के B का मान यहाँ आ गया, इसका नाम हम B रख देंगे, तो स्मॉल b रख देंगे, तो B का मान भी घट जाता है। जब H का मान घटाया जाता है तब B का मान घटता है, सही है ना? तो B का मान भी घटता है, लेकिन ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ? AO की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नहीं हुई। सही बोल रहे हैं क्या? पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो इस पोजीशन पर आ गया है मेरा चुंबकीय क्षेत्र। अब तुम सुनो बात को, है ना? इस पोजीशन पर H का मान क्या होगा? 0। अगर ग्राफ हम जानते हैं तो हम जानते हैं किसी भी अक्ष पे दूसरा वाला वैल्यू 0 होगा। तो इस पोजीशन पर B का तो मान होगा, लेकिन H का मान क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। हम ये कह सकते हैं यहीं पर, क्या हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखोगे कि चुंबकीय तीव्रता H के शून्य होने पर भी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है। क्या गलत बोल रहे हैं बाबू? जब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H जो है वो 0 भी हो गया। इस पॉइंट पर 0 है ना बाबू, अक्ष पर H नहीं ना यहाँ पे। ये जब 0 भी हो गया है तब भी B का मान तो यहाँ कम है, OB है। चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर क्या है? OB है। बस इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र ना है बाबू। ये देखो, ये इतना तो चुंबकीय क्षेत्र है उस पदार्थ में। तो उस पदार्थ में शेष रह जाता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे एक नाम दिया गया है बाबू, उसे अवशिष्ट, बचा हुआ शेष अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। देखो, एक टॉपिक मिला हमको यहाँ पर कि अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं। देखो, टॉपिक है, हल्का फुल्का देखेंगे। चलो, हम ज़्यादा बोल दिए, बकबक कर दिए, फिर से हम बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई पदार्थ को चुंबकीय तीव्रता, है ना, वाले सिस्टम में लाया जाएगा, तब उस पदार्थ में जैसे जैसे उस पदार्थ के लिए
वहाँ पर के चुंबकीय तीव्रता में परिवर्तन लाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में भी टाइम टू टाइम हमको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए हम लोग ग्राफ बनाना शुरू किया। जैसे जैसे हम पदार्थ के एच में यानी चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे बढ़ाया उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आया और ओ ए यानी ए पर जाकर के हमको एक स्थिति मिली जो हम संतृप्त स्थिति के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम एच के मान को घटाना शुरू किया तो वो ओ ए या ए ओ वाले पथ की पुनरावृत्ति नहीं करता, यानी रिपीटेशन नहीं किया, बल्कि अपना एक सेपरेट रास्ता बनाया। वो रास्ता जो था वो घट के जब एच का मान 0 हुआ, एट दिस पॉइंट एच क्या हो गया है 0, लेकिन बी अब भी कितना है, बी का मान यहाँ पर बी का मान कितना है, तो यहाँ पर वेक्टर बी का मान है ओ बी रह गया। ये जो शेष चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर है, पदार्थ के अंदर है ना, जो इतना सा चुंबकीय क्षेत्र बचा है किसके, चुंबकीय तीव्रता की अनुपस्थिति में, इसे कहा गया अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, आगे चलो, तो इसको हम और पीछे लेके चलते हैं। अब हम इसको अगर पीछे लेके चलें, ध्यान से देखना, तो पीछे जाते जाते एक पॉइंट पर जाकर ये भी रुकेगा। क्या गलत बोल रहे हैं, एक पॉइंट पर जाकर यहाँ पे आ गया। अब इस बिंदु को हम बोल दिए, नाम दे दिए क्या, सी। अब इस बिंदु पर कौन 0 होगा, जाहिर सी बात है इस बिंदु यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा 0। यानी अगर हम b के मान को घटाते जाएं, पीछे ला रहे हैं तो घटा रहे हैं, अगर हम b के मान को घटाते जाएं तो क्या होगा, जब h का मान किसके बराबर हो जाएगा, इस h का मान OC के बराबर हो जाएगा। जब h का मान OC के बराबर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। यानी हम एक और पॉइंट बना रहे हैं कि जब h का मान किसके बराबर हो जाएगा, OC के तुल्य हो, तब B बराबर क्या हो जाएगा 0, खत्म, क्योंकि किसी भी अक्ष पे दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है, सही है ना। हाँ, अब सुनिए ध्यान से। तो अब बाबू एक थ्योरी हम दे दें या एक लॉजिक बोल दें क्या, कि ये जो OC हम लेकर के आए हैं, ये OC क्या है, तो तुम बोलोगे सर OC जो है ये तो वही चुंबकीय तीव्रता ही है, इसको हम एक्स्ट्रा चुंबकीय तीव्रता बोल सकते हैं, है ना। ये विपरीत ही है, एच का मान ये विपरीत ही है, उल्टा ही तो है। देखो एच का मान इधर की रहता, इधर दिए हम एरो वगैरह नहीं ना दिए हैं, इस तरफ कोई एरो नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये विपरीत है ना। हम ये कह रहे हैं, देखो यहाँ दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट देखो, खाली बात सुनते चलोगे ना तो क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा, है ना। हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि, अरे यार नीचे आओ ना, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए कौन सा अवशिष्ट चुंबकत्व, ये O से B, ध्यान से देखो, इसको समाप्त किया गया, कहाँ पे समाप्त हुआ बाबू, जब H के विपरीत हम OC लिए हैं, ये यहाँ समाप्त हुआ है ना। तो समाप्त करने के लिए H के विपरीत दिशा में OC से, मैंने OC, इसको एक मिनट इस दिशा में वेक्टर H बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं। यानी जब हम वेक्टर H को OC दिशा में बढ़ाते हैं तब जाकर के ये B का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त, OB जो है ये OB विशिष्ट खत्म हो जाता है, अवशिष्ट खत्म हो जाता है। और इस चीज़ को, ये जो इसको नाश कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, ये जो OC इसको नाश कर रहा है ना OB को, तो इस चीज़ को एक नाम से पुकारते हैं, इस OC को निग्रहिता कहा जाता है। ये टॉपिक पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पढ़ाए हैं, निग्रहिता कहा जाता है, तो ठीक तो है। निग्रहिता किसे कहते हैं, है ना, प्रश्न आ गया, चलो प्रश्न आ गया, किसे कहते हैं चुंबक की निग्रहिता। और अगर हो सकता है चुंबक वर्ड ना भी बोले तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एकदम इत्मीनान से। क्या है भाई, चुंबकीय तीव्रता के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, तो चुंबकीय तीव्रता के घटने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटता है, लेकिन उस तरह से नहीं घटता जिस प्रकार से चुंबकीय तीव्रता के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा होता है।
घटने का क्रम वैसा नहीं होता। जब चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य हो जाता है उस स्थिति में पदार्थ के अंदर, इस सबको तुम लिख भी सकते हो, है ना। उस स्थिति में जब चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य हो जाता है तो पदार्थ के अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र जो शेष रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए चुंबकीय तीव्रता के विपरीत दिशा में कुछ काम करना पड़ता है, या चुंबकीय तीव्रता के मान को बढ़ाना पड़ता है विपरीत दिशा में। इसी एक्स्ट्रा मान को जो बढ़ाया जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए, दैट इज OB को खत्म करने के लिए OC लगाना पड़ता है। इसी OC को, इसी एक्स्ट्रा चुंबकीय तीव्रता को हम लोग निग्राहिता कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको और नीचे लेके जाएंगे, मतलब इसको और बढ़ाएंगे ऐसे, या इधर लेके जाएंगे। अब बोलोगे सर इसको नीचे ले गए, इसका क्या मोल हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसको तुम फिर से फील करो कि कहना क्या जा रहा है। तुम समझो, जब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ D पर मान लो पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर C था, है ना। तो जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो B और H दोनों फिर से बढ़ना शुरू करेगा। दिशाएं उल्टी हैं लेकिन बढ़ना तो शुरू करेगा। फिर से बढ़ेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को वही कहेंगे जो इसको कह रहे हैं, दैट इज संतृप्त स्थिति। फिर से आ गया, और ये संतृप्त स्थिति फिर से पीछे की ओर मुड़ेगा, फिर से यहाँ पर आए, कि लौटने वाला जो क्रम होता है वो जाने वाले रास्ते से उल्टा होता है, बात हुई थी ना अभी जस्ट। तो ये फिर से लौटेगा, अब ये रास्ता में लौटेगा तो D के बाद यहाँ पर जो मिलेगा इस पॉइंट को कहेंगे E, और इस स्थिति में ये जो E मिला, इस स्थिति में फिर से H का मान क्या हो जाएगा, 0। चेक करो, सब चीज़ इसका उल्टा चल रहा है ना। और ये चीज़ फिर से घूम करके यहाँ पहुँचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो F। अब ये F क्या है भाई, ये F वही निग्राहिता का केस बनाएगा। क्यों बनाएगा सर? क्योंकि बाबू ये जो एक्स्ट्रा है इसी को तो बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र। फिर से ये वाला वैल्यू क्या होगा, ऐसे करते हुए जाकर के यहाँ जाके इनसे वापस मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ। और इस प्रकार ये निर्माण किसका करेगा, इस प्रकार ये निर्माण करेगा ABCDEFA, यही कहलाता है। हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले हम लिख देते, चलिए सुना जाए, है ना। तो ये बात तो यहाँ पर हम फिलहाल क्लियर कर दिए बाबू। क्या क्लियर किया, एक बार फिर से हम रिकॉल कर दें कि H के मान के बढ़ने के साथ साथ B का मान बढ़ा, लेकिन घटने के क्रम का रास्ता बदल जाता है, और यहाँ पर जाकर जब ये A से B का वक्र बनता है, इस स्थिति में H यानी चुंबकीय तीव्रता 0 हो जाती है, लेकिन B का मान रहता है। B का मान में ये जो OB एक्स्ट्रा रहता है इसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है, हम यहाँ पर लिखे थे। और इसी अवशिष्ट चुंबकत्व को हम एक और नाम जानते हैं, धारणशीलता भी कहते हैं, धारणशीलता भी कहते हैं। आप जब मेरी बातों को सुने, आराम से इसको समझें, तो अपने शब्द में लिखोगे ना, उसमें नंबर तुम ज़्यादा ला सकते हो। अब अगर इसी B के मान को पीछे और घटाते चले जाएंगे तो जैसे ही घटेगा तो B का मान 0 हो जाएगा। उस स्थिति में जब B का मान 0 हो जाता है तो H का मान क्या मिलेगा, OC, लेकिन विपरीत दिशा में। ये जो विपरीत दिशा में H का मान है यानी चुंबकीय तीव्रता का मान है, इसे कहा गया है निग्राहिता, क्योंकि यह एक्स्ट्रा यानी धारणशीलता को समाप्त करने के लिए लगाने जाने वाला पावर होता है, ताकत होता है। इसी काम को नीचे की ओर ले जाते हैं तो फिर से हमको D एक पॉइंट मिलता है। D वही पॉइंट है जो संतृप्त स्थिति को बताता है, किसके किसके बीच में, तो ये B और H के बीच की संतृप्त स्थिति को दर्शाता है। काम को दोहराया जाता है, दोहराने के बाद आपको एक लूप मिलता है, वो ABCDEFA होता है। इसे ही हम लोग लूप कह रहे हैं, है ना। यही काम दोहराने पर हमें एक ऐसा वक्र प्राप्त होता है जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के पूर्ण परिवर्तन चक्र को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग शैथिलीय पूर्ण परिवर्तन चक्र, ये तो है परिवर्तन चक्र, कैसे B और H आपस में परिवर्तन हो रहा है। बट एक बात हम नोटिस करेंगे, क्या कि H और B में B का मान यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो H से हमेशा पीछे पीछे रहता है। जिस प्रकार से H बढ़ा है B का मान वैसा नहीं बढ़ता, आगे जाकर इसमें झुकाव दिख रहा है। यहाँ तुम देख सकते हो, ये बता रहा है कि B के मान में हमेशा कमी दिखेगा, आपको कमी दिखता चला जाएगा। तो ये पिछड़ा होने का है, तो इसी को हम नोट करके लिख दिया है यहाँ पे कि लूप यानी पाश से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि B हमेशा, B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा H यानी चुंबकीय तीव्रता से पिछड़ा रहता है, और यही पिछड़ा रहना उसके चुंबकीय शैथिल्य
परिभाषा के रूप में मैग्नेटिक हिस्टेरिसीस कह लेते हैं इसको, वो बन जाता है। लैगिंग करना, पीछे रहना, उसको कहा जाता है। देखो, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो टॉपिक, लेकिन तुम मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि ये इतना हेवी टॉपिक है भी नहीं, है ना। आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक सिस्टम तैयार करना है। सिस्टम तैयार करने के लिए एच और बी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है और बोलना है कि ये जो लाइन है ये उस पदार्थ के लिए है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और वो ए तक जाता है जब हम एच के मान को बढ़ा रहे थे। लेकिन जब रिड्यूस करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो ये एक पॉइंट को हिट किया है, पॉइंट इसका नाम बी, और उस रास्ते पर नहीं जाता है जिस रास्ते से ये आगे बढ़ा था। तो इस पॉइंट पर जब ये मिलता है और ये पॉइंट ओ है, तो ओ और बी को इसको बोला गया है धारणशीलता। ये ना बोले अभी हम। और फिर इसको हम और पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट सी। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये कहलाएगा निग्राहिता, इतना सा सेक्शन। फिर हम इसको और पीछे लेके जाएंगे, ये पॉइंट है इसको कहेंगे डी। फिर से ये बनाएगा सैचुरेटेड स्थिति यानी संतृप्त स्थिति, और फिर ये यहाँ से इस तरह से होकर के पीछे हो जाएगा। ग्राफ मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इतना चल जाएगा, और ये एक पाश बनाएगा। जिस जिस पॉइंट पे कट रहा है सब पॉइंट का आप नाम दीजिएगा। ये एक लूप है और यहाँ पर आप क्लियर हो गया, पाश बन गया, नंबर भी मिल जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। चलो इसको दिमाग में नोट कर लो। थैंक यू।